वार्षिक घटनाओं की जानकारी देने के लिए, और वो भी इसलिए वार्षिक घटनाओं की जानकारी हम देना चाह रहे हैं कि कुछ बच्चे ये बार बार कहते हैं कि ईस्वी सन उनको याद नहीं होता, यानी ये कहते हैं कि इतिहास भूगोल बड़ी बेवफा और रात पढ़ो सुबह सफा। तो ऐसा नहीं है, आप पढ़ोगे और आपके साथ रहेगा। सबसे पहले हम चलते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, जो सूर्य मंडल का है। संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन तो अभी तक नासा भी नहीं कर सका है, तो हम क्या बताएंगे आपको कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। और दूसरी चीज है कि अप्रमाणिक घटनाओं की अगर हम चर्चा करेंगे आपके बीच में, तो निश्चित रूप से लगेगा कि ये कल्पनीय है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पहले भी कल्पना कर चुके हैं। सामान्यतः जो सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, अर्थात आकाश गंगा की उत्पत्ति हुई, वह 15 अरब वर्ष पहले हुई। आकाश गंगा की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पहले हुई। मैंने कहा था 2 आदमी और वीडियो भी बनाइए, और लगता है कनेक्टेड है कि आप लोगों को कहना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी अपने मोबाइल निकालकर 2 आदमी वीडियो बनाइए प्लीज, अमित जी और अदर कोई। जी। तो मैं बता रहा था आपको कि 15 अरब वर्ष पहले जो है ब्रह्मांड में आकाश गंगा की उत्पत्ति हुई। इस आकाश गंगा में अनेक तारे हैं, और सूर्य की उसमें उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पहले हुई। अब 5 अरब वर्ष पहले जब सूर्य की उत्पत्ति हुई, तो उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर शुरू हो गया। और जब नाभिकीय संलयन की क्रिया हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जब शुरू हुआ, तो ऐसी स्थिति में एकाएक विस्फोट भी हुआ, या यूं माने कि उसके आयतन में विस्तार हुआ। और ऐसी स्थिति में 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब आपको शायद ये भी पता होगा कि कुछ बड़ा तारा पृथ्वी के बगल से गुजर रहा था, और ऐसी स्थिति में पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। हो सकता है या यह भी माना जाता है कि सूर्य से ही पृथ्वी जो है विस्फोटक स्थिति के कारण निकली। मेरा ऐसा मानना है कि आकर्षण के कारण पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हुई, और यह सर्वमान्य भी है। स्वयं सूर्य में ही एकाएक विस्फोटक की स्थिति आई, क्योंकि बहुत ज्यादा नाभिकीय संलयन की क्रिया तीव्र गति से हो रही थी, और उस दौरान जो है सूर्य आपके जो वर्तमान स्थिति में है नहीं था। तो 4.6 अरब वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है वह एक विशाल रूप में थी। लगभग 370 करोड़ वर्ष पहले, यानी 3.70 अरब वर्ष पहले पृथ्वी तीव्र गति से संघनित हुई, और संघनन से उसके डेंसिटी जो है इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनके गुरुत्वाकर्षण के मान भी बढ़े। और जब उनके गुरुत्वाकर्षण के मान बढ़े, तो उनसे अंतरिक्ष में जाने वाले जो वायुमंडल है वो धीरे धीरे रुकने लगे। ऐसी स्थिति में 350 करोड़ वर्ष पहले ओशन का निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ। क्योंकि जब बड़े पैमाने पर इवोपरेटिंग की क्रिया हुई और अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के मान जब ज्यादा बढ़ गए, तो वैसी स्थिति में जो उड़कर अंतरिक्ष में जा रहे थे पदार्थ, वे तीव्र गति से पृथ्वी पर रहने लगे और संघनित होकर और फिर पृथ्वी पर आने लगे। लगातार करोड़ों वर्षों तक वर्षा होती रही, और जल अपना तल स्वयं ढूंढ लेता है। तो 350 करोड़ वर्ष के आसपास महासागर का निर्माण हो गया, और 350 करोड़ वर्ष के आसपास से ही साइनोबैक्टीरिया नामक शैवाल का निर्माण हुआ। अब रहा कि जो अभयचर प्राणी था, यूं कहें कि ब्रायोफाइटा था, वह स्थल खंड पर आया करीबन 250 करोड़ वर्ष पहले, यानी 2.5 अरब वर्ष पहले। और तत्पश्चात जो बंदर की उत्पत्ति हुई, यह लगभग 120 करोड़ वर्ष पहले बंदर की उत्पत्ति हुई। आपको उन्हीं 62 टाइप्स ऑफ मंकी में से लंगूर नाम का एक बंदर था, और उस लंगूर नामक उस बंदर से मनुष्य की उत्पत्ति हुआ, जो एक विकसित मानव के रूप में आज दिखाई पड़ रहा है। आपको जो इतिहासकारों ने माना है प्रतियोगिता परीक्षा में आवश्यक है, 25 लाख वर्ष पहले अफ्रीका के क्षेत्रों में मनुष्य जो है सामान्य पारिवारिक इकाई में रहने लगा, अर्थात पशुओं से पूरी तरह उसकी भिन्नता स्थापित हो गई। भारत में जो है ये काल अब 14 करोड़ वर्ष पहले मान लिया गया है, लेकिन 14 लाख वर्ष पहले, 14 लाख वर्ष पहले, 25 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में और 14 लाख वर्ष पहले भारत में।
लेकिन अभी भी जो सरकारी इतिहासकार है वो 12 लाख वर्ष पहले ही मानते हैं। अब आपको पता होगा कि 12 लाख वर्ष पहले से लेकर 50,000 वर्ष पहले तक के काल को लोअर पैलियोलिथिक बोलते हैं। 50 लाख से लेकर और 40 लाख तक के एज को 50,000 से 40,000 तक के काल को मिडिल पैलियोलिथिक बोलते हैं और 40,000 से लेकर 10,000 तक के काल को अपर पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। 10,000 के बाद मेसोलिथिक एज आता है और उसके बाद 10,000 से 6,000 तक और 6,000 के से लेकर 2,000 तक नियोलिथिक आता है और बिहार में आपको 1,000 BC तक आता है जो डोरीगंज के पास चिरांद नामक का स्थान है। तो इस तरीके से यह नवपाषाण काल 1,000 BC तक है। हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 BC से लेकर 1900 BC तक का माना जाता है और अगर उससे थोड़ा सा और कार्बन डेटिंग प्रोसेस से देखें तो 2350 BC से 1750 BC के आसपास हड़प्पन एज माना गया है। अगर हम जॉन मार्शल का देखें तो 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर और फिर 2000 ईस्वी पूर्व के बीच इसका मैच्योर एज माना जाता है। हालांकि सर्व मान्यता प्राप्त 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच है। कैल्कोलिथिक जिसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं 2000 BC से लेकर और 100 BC तक माना जाता है और मेगालिथिक अगर एज को हम देखें तो ये भी जिसको महापाषाण कहते हैं ये भी 2000 BC से 100 BC के बीच माना जाता है। आपको पता होगा कि ऋग्वैदिक काल 1500 BC से लेकर और 1000 BC तक के काल को माना जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC के बीच माना जाता है। यदि उसके बाद हम काल देखें तो सूत्र काल है 600 BC से लेकर और 400 BC के आसपास तक सूत्र काल है। सूत्र काल में जो है महात्मा बुद्ध हुए थे, महावीर हुए थे, अजित केस काम्बलीन हुए थे, संजय बैलिष्टिपुत्र हुए थे, पूरन कश्यप हुए थे और मौखली पुत्र गुसाल जैसे बड़े बड़े विद्वान हुए थे। बड़े पैमाने पर विश्व के अलग अलग देशों में जो है धार्मिक क्रांतियां हो रही थी और समाज में सुधार के प्रयत्न किए जा रहे थे। तत्पश्चात आप देखेंगे कि महाजनपद का काल शुरू हुआ और महाजनपद में बृहद्रथ वंश सबसे पहले आता है, जिसके बाद जो है जरासंध आता है। बृहद्रथ वंश 600 BC के आसपास आता है और फिर सत्ता उसकी 544 BC के आसपास तक रहती है। 544 BC में बिंबिसार आता है और हर्यक वंश की नींव डालता है। 544 से लेकर और आपको 492 ईस्वी के बीच रहता है। 492 से लेकर और तब जाके अंततः हर्यक वंश 444 BC तक आ जाता है। तत्पश्चात सत्ता महापद्मनंदा के पास आ जाती है और महापद्मनंदा से सत्ता यानी धनानंद नंद वंश से सत्ता सीधे वहां से टर्न लेती है और मौर्य वंश के पास आ जाती है जो 444 BC से लेकर 321 BC तक होता है। और मौर्य वंश की सत्ता के बाद आता है शुंग वंश की सत्ता जो 185 ईस्वी पूर्व में बृहद्रथ के अंत करने के बाद आती है। बृहद्रथ का जब अंत हो जाता है जो आपके मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है, दो बृहद्रथ होते हैं, घबराइएगा नहीं। एक बृहद्रथ वंश के संस्थापक होता है जो हर्यक वंश के पहले और यह बृहद्रथ जो होता है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक है। तत्पश्चात पुष्यमित्र शुंग 185 BC के आसपास शुंग वंश की नींव रखता है। इसके बाद आता है वासुदेव कण्व जो कण्व वंश की नींव रखता है। तत्पश्चात कुषाण पल्लव पार्थियन भारत में बड़े पैमाने पर आक्रमण करते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा माना जाता है कि ट्रेड होता है यानी बड़े पैमाने पर विदेशी भारत में आते हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध शासक आता है वो होता है कुषाण वंश का कनिष्क। वो करीबन 100 AD के आसपास जो है आपका बौद्ध संगति का आयोजन करता है और 76 BC में अपनी राज्याभिषेक कराता है और वही 76 जो है आपका शक संवत के रूप में भारत में स्वीकार किया जाता है। विक्रम संवत विक्रमादित्य प्रथम के द्वारा 58 BC में जो उज्जैन में प्रथम विक्रमादित्य माना जाता है अपनी सत्ता की स्थापना करते हैं और उस सत्ता के कारण उसकी जो है भारत में विक्रम संवत आज भी स्वीकार किए जाते हैं। तो आपको पता होगा इस तरीके से हम हिस्टोग्राफी जो है आपके एज एक बढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे एज याद होता है। ऐसा नहीं कि एज आप याद नहीं कर सकते हो, आसानी से एज याद कर सकते हो। एक एक करके हम आपको बताते चल रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। जैसे देखें आपके भारत में जो सत्ता स्थापित हो रही है और ये विदेशियों की शक कुशाल पहल्लव पार्थियन की तत्पश्चात सत्ता अव्यवस्थित स्थिति में पहुंचती है और 321 ईस्वी के आसपास एक अच्छी सत्ता स्थापित होती है जिसको श्रीगुप्त ने स्थापित किया है। वह करता है 275 BC में।
उसके बाद घटोत्कच गुप्त होता है और चंद्रगुप्त प्रथम 321 एडी में स्थापित करता है और इस तरीके से ये सत्ता आगे बढ़ती है। गुप्त वंश की सत्ता 550 तक चलती है, जिसमें अंतिम शासक विष्णुगुप्त होते हैं और विष्णुगुप्त के बाद सत्ता अलग अलग छोटे छोटे सामंतों के हाथ में चली जाती है, जिसमें आपके चंदेल होते हैं, चौहान होते हैं, परमार होते हैं, जिसको राजपूत काल भी कहा जाता है। लेकिन इसी के समय में 750 बीसी से लेकर 1250 बीसी के आसपास एक संघर्ष होता है। वह संघर्ष आपका त्रिराष्ट्र संघर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसमें पाल होते हैं, प्रतिहार होते हैं और राष्ट्रकूट होते हैं। पाल जो है बंगाल में अपनी सत्ता की स्थापना करते हैं, गोपाल इस वंश की स्थापना करता है। तत्पश्चात भारत में जो है धर्मपाल आता है और फिर देवपाल जैसे प्रसिद्ध शासक आते हैं। बाद में महिपाल जो है प्रसिद्धि को 1033 ईस्वी तक अपनी स्थापना करता है, जिसमें 1027 बीसी के आसपास दक्षिण भारत से राजेंद्र चोल उत्तर भारत में आक्रमण कर देता है। अगर हम यहाँ आगे बढ़ के थोड़ा सा देखें तो राष्ट्रकूट दंती दुर्ग स्थापना करता है और ठीक इसी ढंग से राजस्थान में जो है आपका स्थापना किया जाता है। राजस्थान गुजरात में प्रतिहार वंश जो बाद में आ जाते हैं आपको सीधे सीधे निकलकर और कन्नौज में। हालांकि इसी बीच में आपको हर्षवर्धन के द्वारा जो है काफी प्रसिद्धि प्राप्त की जाती है, जो वर्धन वंश का होता है, जिसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं और पुष्यभूति के द्वारा स्थापना किया जाता है। उनके पिता प्रभाकर वर्धन होते हैं और फिर जो है श्री उत्तर भारत में रौंद डाला जाता है। हालांकि चालुक्य शासक भी दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर रहते हैं। इसी समय में एक विदेशी आक्रांता आता है, जैसा कि आप जानते हैं मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी के आसपास होता है। मोहम्मद साहब 621 में मक्का से मदीना हिजरत करते हैं, जब से हिजरी संवत माना जाता है। कुछ लोग 622 भी मानता है। फिर मदीना से 630 में वो आ जाते हैं मक्का और 632 में मर जाते हैं। मक्का में उनका कब्रिस्तान नहीं बनता है बल्कि मदीना में जाकर बनता है, आपको पता भी होगा। मोहम्मद साहब के जो प्रिय पत्नी थी, जो बहुत ज्यादा उनको मानती थी, खादीजा थी और उनकी एक पुत्री थी, इसका नाम था बीबी फातिमा। उनके पहले शिष्य थे जिनका नाम था अली और उसी से उस बीबी फातिमा का विवाह भी किए थे। हालांकि उनके उत्तराधिकारियों में जो हुए 4 मान्यता प्राप्त खलीफा अबूबकर, उमर, उस्मान और अली। अबूबकर, उमर और उस्मान और अली। आखिरी यही थे, हसन को बनाया गया। तत्पश्चात उन्हीं आपसी संघर्ष हो गया और वैसी स्थिति में हसन मारे गए। हालांकि उसके बाद सत्ता चली जाती है अब्बासी खलीफाओं के पास और उस प्रकार सत्ता विलासप्रिय हो जाती है। उसी समय में मोहम्मद बिन कासिम 710 में सिंध के दाहिर के पास आक्रमण करता है और भारत में जजिया भी लागू करता है। उनके 2 पुत्रियों को भेज देता है हवस के शिकार बनाने के लिए आपको अब्बासी खलीफाओं के पास। यानी सत्ता जो इस्लामिक है वो बिल्कुल क्रूर सत्ता के रूप में भारत में अपना विस्तार करना प्रारंभ करती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप तो देखेंगे कि पुनः राजपूत सत्ता इधर आगे बढ़ रही है, लेकिन उन लोगों में एकता का अभाव काफी दिख रहा है और उस एकता के अभाव के कारण एक एक करके भारत पर विदेशी आक्रांता आक्रमण करते हैं। आपको पता होगा 970 के आसपास जो है गजनवी जन्म लेता है, जो 72 में है और 998 में सत्ता में आता है और 1000 से भारत में लगातार आक्रमण करता है, जो हिंदू शाही वंश के शासक के खिलाफ सबसे पहले आक्रमण करता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है और उन्हें बंदी बना लेता है। तत्पश्चात उनका पुत्र आनंदपाल होता है। कुल 17 आक्रमण करता है और 17 आक्रमण में उसका जो है 16वां आक्रमण होता है गुजरात में, जो आपके सोमनाथ मंदिर को लूटता है। बड़े पैमाने पर वहां से धन ले जाता है। भारत से बड़े बैल भी बड़े पैमाने पर मिल रहे थे, जिसका वो मंसाहार खूब करते थे और इस तरीके से उसकी मूर्ति जो है 1025 में आक्रमण करता है सोमनाथ पर, 1027 में करता है आपके हरियाणा और राजस्थान के जाटों के खिलाफ, जो उसकी कुछ प्रॉपर्टी को ले लेते हैं और 1037 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात भारत में इस्लामिक सत्ता धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करती है और फिर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी भारत में आक्रमण की श्रृंखला शुरू करता है। 1175 में उसका पहला आक्रमण होता है। उसके बाद 1178-79 में आक्रमण करता है, जब आपके गुजरात के ही भीमा द्वितीय, जिसको मूल राज द्वितीय भी उस समय होता है, नायिका देवी होती है, चालुक्य शासिका है, उसे पराजित करती है। उसके बाद जो है पुनः भारत के लोगों से समर्थन प्राप्त करके लगातार वो आक्रमण कर रहा होता है। अपने हर आक्रमण में वो सफल नहीं हुआ। 1191 में पृथ्वीराज चौहान, जिसको राय पिथौरा भी कहते हैं अथवा पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, तराइन प्रथम के युद्ध में उसे पराजित करता है और 1192 में पृथ्वीराज तृतीय पुनः पराजित हो जाता है और इस प्रकार भारत में इस्लामिक सत्ता स्थायी तौर पर स्थापित हो जाती है। अर्थात दिल्ली सल्तनत की नींव शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के द्वारा 1192 में स्थापित की जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक उसके दास होते हैं, जो इसे आगे बढ़ाते हैं।
कुतुबुद्दीन ऐबक जब उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, उसी समय में वो अन्य क्षेत्रों में भी अपना विस्तार करता है। वो ख्वारिज्म के शासक के खिलाफ भी अर्थात ईरान की तरफ भी आक्रमण करता है। उस आक्रमण के दौरान उसकी 1206 में मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक सत्ता संचालित करता है। 1210 में जो है चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और फिर आराम सा शासक बनता है, जो करीबन 6 महीना ही रहता है। तत्पश्चात वहां पर शमसुद्दीन इल्तुतमिश शासक बन जाता है, जो आपके 1211 से लेकर 1236 तक रहता है। 1236 में ही आपके रुकनुद्दीन फिरोज बनता है और फिरोज को सत्ता से रजिया हटा देती है, जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री होती है। और रजिया 1236 से लेकर 1240 तक रहती है। 1240 में जो है बहराम को शासक बनाया जाता है और बहराम की सत्ता भी समाप्त कर दी जाती है 1242 में। और तत्पश्चात जो है महमूद बनता है 1242 से 1246 तक, और 1246 से लेकर और 1266 तक नासिरुद्दीन महमूद शाह होता है। 1246 से 1266 तक नासिरुद्दीन महमूद शाह उस समय बलवन जो है दास होता है और अपनी काफी तरक्की करता है। 1266 से लेकर 1266 तक 86 तक रहता है, या 1266 से 1287 तक भी कहीं कहीं लिखा गया है। ईस्वी सन में जो है हिजरी संबत को बांटने में थोड़ा सा कई इतिहासकारों में मतभेद उत्पन्न हुए हैं। ऐसे एनसीईआरटी उसको 1287 तक ही मानता है। तत्पश्चात कैखुबाद होता है जो 1290 तक रहता है। उसके बाद कैखुसरो होता है जो मात्र 3 महीने रहता है। तत्पश्चात क्यूमर्स होता है 1290 में। क्यूमर्स जैसे छोटे बालक को जो 2.5 साल का होता है जलालुद्दीन खिलजी जमुना नदी में फेंक देता है। और 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी रहता है। 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी होता है और अलाउद्दीन खिलजी जो है सत्ता को काफी मजबूत करता है। तत्पश्चात जो है उमर खां शासक बन जाता है और फिर 35 दिन तक उमर खां रहता है। बाद में मुबारक खिलजी हो जाता है जो 1316 से 1320 तक रहता है। उसके बाद सत्ता खुसरो के पास जैसे ही आती है, जो हिंदू से मुसलमान बना है, गियासुद्दीन तुगलक आकर उसकी हत्या कर देता है और 1320 से लेकर 1325 तक गियासुद्दीन तुगलक होता है। 1325 के बाद सत्ता पुनः मोहम्मद बिन तुगलक के पास आ जाती है, जिसका नाम जौना खां होता है। 1325 से लेकर और 1351 तक जो है मोहम्मद बिन तुगलक रहता है। तत्पश्चात उसका भतीजा जो रजब का होता है फिरोज शाह तुगलक हो जाता है। 1351 से लेकर और 1388 तक जो है फिरोज रहता है, फिरोज तुगलक रहता है। और उसके बाद सत्ता पुनः मोहम्मद तुगलक के पास आ जाती है, जो 1412 तक रहता है। इसी के समय में आक्रमण करता है तैमूर लंग। 1399 में वो राजस्थान भाग जाता है। फिर खिजर खां द्वारा सैयद वंश की नींव डाली जाती है, जो 1414 से लेकर 1451 तक रहता है। 1451 में बहलोल लोदी जो अफगान होता है अपनी सत्ता स्थापित करता है और 1451 से लेकर 1489 तक बहलोल लोदी रहता है। 1489 में सिकंदर लोदी शासक बन जाता है और 1489 से 1517 तक सिकंदर लोदी रहता है। 1517 से 1526 तक इब्राहिम लोदी होता है। तत्पश्चात भारत में बाबर आक्रमण करता है, अर्थात मुगलिया सत्ता स्थापित करने की नींव पड़ जाती है। हालांकि बाबर का यह आक्रमण भारत में 5वां आक्रमण था, ऐसा नहीं कि पहला आक्रमण था। लेकिन 1526 पानीपत का संघर्ष भारत में मुगलिया सत्ता की नींव स्थापित कर देता है और 1526 से लेकर 1530 तक बाबर आता है। 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं रहते हैं और 1540 में जब हुमायूं की सत्ता जैसे ही शेर शाह सूरी द्वारा हटा दी जाती है, 1545 तक शेर शाह सूरी रहता है। उसके बाद उसके पुत्र सिकंदर सूर इब्राहिम सूर होते हैं। 1553 में मछुआरा के संघर्ष में पुनः हुमायूं आता है। 1555 में पुनः सत्ता की स्थापना करता है। हुमायूं गिर के मर जाता है। तत्पश्चात 1556 में, हालांकि 1555 में ही आपके किलोखैरी में उनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है अकबर का। लेकिन 1556 में पानीपत द्वितीय संघर्ष होता है और हेमू पराजित होता है, जिसको 14वां विक्रमादित्य कहा जाता है। 1556 से लेकर 1605 तक अकबर रहता है और फिर अकबर के बाद जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक रहता है। जहांगीर के बाद सत्ता जो है शाहजहां के हाथों में चली जाती है, जो 1628 से लेकर 1658 तक रहता है। 1658 में उसी का पुत्र अपना जो आलमगीर द्वितीय के आलमगीर प्रथम के नाम से जाना गया, जिसको औरंगजेब भी कहते हैं, वो 1658 से लेकर 1707 तक शासक रहता है। 1707 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो बहादुर शाह प्रथम बनता है। 1708 से लेकर 1712 तक रहता है। उसके बाद जो है सत्ता एकदम से मुगलों के हाथ से निकलकर सामान्य मुगल उत्तराधिकारियों के पास पहुंच जाती है और वहां जहांदार शाह होता है, जो करीबन 8 महीने रहता है 1712 से 1713 तक। उसके बाद फरुखसियर होता है 1713 से लेकर 1719 तक। उसके बाद रफीउल दर्जात होता है जो 1719 से 1719 तक। तत्पश्चात रफीउल दौला होता है और इस प्रकार सत्ता जो है रोशन अख्तर के पास, मोहम्मद शाह रंगीला के पास पहुंच जाती है, जो 1720 से 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला होता है।
1748 के बाद सत्ता फिर आगे बढ़ती है और अहमद शाह के पास पहुंचती है, जो 1754 तक रहता है। 1754 से 1758 तक आलमगीर द्वितीय रहता है। उसके बाद 1758 से लेकर और 1806 तक आपका शाह आलम द्वितीय होता है। 1806 में जब शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो अकबर द्वितीय बनता है, जो 1837 तक रहता है। और 1837 के बाद बहादुर शाह जफर के बाद सत्ता जाती है, जो 1857 के विद्रोह के दौरान होता है और उसे पकड़ लिया जाता है 1858 में और म्यांमार के रंगून में भेज दिया जाता है। इस प्रकार मुगलिया सत्ता समाप्त हो जाती है। थोड़ा सा बैक और आने का प्रयास करेंगे हम और फिर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो है बड़े पैमाने पर जब विश्व में रेनेसां चल रहा था, अर्थात पुनर्जागरण चल रहा था, डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड चल रहे थे, तो वैसी स्थिति में 1487 में जो था वो बार्थोलोमियो डियाज केप ऑफ गुड होप के पास आया। ध्यान रखिएगा, याद करके हमने उधर अंत कर दिया था 1858 के विद्रोह, 57 के विद्रोह करके 58 में हटा दिया था आपके मोहम्मद शाह रंगीला को बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था, जो बाद में देखिए होंगे आत्महत्या कर लिया। और फिर इधर से हम आ रहे हैं तो चूंकि कम समय है, नहीं तो आपको एक एक छोटी छोटी घटनाओं को भी जानकारी देते और यह स्पष्टतः कहते कि सवाल ही नहीं है कि आपको ईस्वी सन याद नहीं होता है। मेरे जैसे आदमी जो साइंस से पढ़ा है और वो भी केमिस्ट्री से पढ़कर और तब जाके जीके जीसीएस की दुनिया में आते हैं, और बहुत सारे रोटी दाल भात की चिंता भी मुझे बराबर सताती है। जब मुझे याद हो सकता है और लाइव आपके सामने जब आ सकते हैं तो आपको क्यों नहीं याद होगा। तो ये 1487 में बार्थोलोमियो डियाज केप ऑफ गुड होप आता है। 1492 जो है कोलंबस अमेरिका की खोज करता है। 1498 में वास्को डिगामा फिर बार्थोलोमियो डियाज के माध्यम से ही भारत आ जाता है कालीकट के पास, और वहां पर जैमोरिन उसका स्वागत करता है और फिर बड़े पैमाने पर वहां से काली मिर्च ले जाता है। तत्पश्चात जो है 1510 में गोवा को पुर्तगाली जीत लेते हैं, जो बीजापुर के शासक से होता है। आगे देखेंगे आपको 1600 में स्थापित हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर को। 1605 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के दौरा करती है। 1608 में सूरत में अपनी नींव डाल देती है। 1611 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी मसूलीपट्टनम जाती है। 1608 में ही थॉमस रो आता है और हॉकिंस आता है, जहांगीर से जो है व्यापार की अनुमति मांगने की कोशिश करता है। फिर आपके थॉमस रो जो है 1615 में अजमेर में मिल लेता है जहांगीर से, और व्यापारिक अनुमति थॉमस रो को मिल जाती है। आपको शायद पता होगा कि इस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में बंगाल पहुंच जाती है और वहां से पटना भी आ जाती है। यानी पटना में पहली बार अंग्रेज जो है 1651 में आते हैं। इतनी तो जानकारी आपको होगी ही। तत्पश्चात देखेंगे आप दक्षिण भारत में मद्रास में जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करते हैं, और फिर 1689 में विलियम फोर्ट की स्थापना करते हैं। और फिर यहां देखेंगे आप आगे बढ़ते हैं और सिराजदौला से संघर्ष होता है। बंगाल के पास थोड़ा सा चलेंगे समझने के लिए, चूंकि ईस्वी सन की जानकारी देना है, नॉलेज की जानकारी आपको नहीं देना है। ईस्वी सन याद आप भी चाहो तो कर सकते हो। जब औरंगजेब दक्षिण भारत चला गया था तो वैसी स्थिति में 1700 में वहां से वह मुर्शीद कुली खां को बंगाल भेजा। मुर्शीद कुली खां जो था 1707 तक तो औरंगजेब की बात मानता रहा। औरंगजेब जब नहीं रहा तो थोड़ी सी स्वतंत्रता का अनुसरण करने लगा, और इस थोड़ी सी स्वतंत्रता के क्रम में आप देखे होंगे 1717 में, जिसको स्वर्णिम फरमान जो है इंडियन ट्रेड में कहा जाता है, फर्रुखसियर ने जब संधि कर लिया था कि मात्र 3000 रुपया देकर और किसी भी प्रकार के बंगाल बिहार उड़ीसा में व्यापार कर सकते हैं, वैसी स्थिति में मुर्शीद कुली खां उस संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मुगलों को जो नियमित टैक्स भेजा करता था उसको बंद कर दिया। 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई और वहां पर वह अपने दामाद को सरफराज को शासक बनाना चाहा, लेकिन सुजाउद्दीन शासक बन गया जो उस दामाद का पिता था, और उन्होंने 1739 तक रहा। तत्पश्चात सुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई और पुनः दामाद सरफराज आ गया। वो 1739 से 1740 तक रहा, लेकिन हस्तक्षेप करके पटना का उप गवर्नर जिसका नाम था अलीवर्दी खां, वो 1740 से 1756 तक बंगाल का गवर्नर रहा, अर्थात नवाब रहा। 1756 में जब मरने लगा तो वैसी स्थिति में हुआ अपने नाती, क्योंकि उसकी 3 बेटियां ही थी, तो नाती सिराजुद्दौला को सत्ता देकर समझाया भी कि पुत्र ये मधुमक्खी की छत्ते की तरह अंग्रेज है, अगर छेड़ोगे तो काट काट कर मार डालोगे और छोड़ दोगे तो शहद देंगे, यानी राजस्व की तुमको प्राप्ति हो। लेकिन नहीं माना और 1756 में ही संघर्ष कर लिया। इस संघर्ष में जो है अंग्रेज जो है एक पराजित हो गए, चूंकि अकस्मात ब्रेक था, हमला किया गया था, पीछे हट गया। लेकिन बाद में क्लाइव आता है 1757 के जो 20-21 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, उसमें पराजित हो जाता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला मार दिया जाता है और उसके स्थान पर उसका सेनापति मीर जाफर जो है 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब होता है। बाद में जब लॉर्ड क्लाइव लंदन चला जाता है तो हॉलवेल को बंगाल का गवर्नर बना देते हैं और पैसा कमाने की इच्छा उसे भी हो जाती है।
जब पैसा कमाने की इच्छा उसे हो जाती है तो वह भी क्या करता है, मीर कासिम से पैसा प्राप्त कर लेता है, मीर जाफर को हटा देता है। लेकिन मीर कासिम जो है 1763 तक पूरे रहता है। बाद में 1764 में बक्सर के युद्ध होते हैं, चूंकि वहां मीर जाफर को बना दिया जाता है और वह जाके अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिल जाता है और भारत के बादशाह शाह आलम द्वितीय से, क्योंकि शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक था। तो आप लोगों को पता होगा पटना में उसकी ताजपोशी हुई थी। भारत का पहला बादशाह था शाह आलम द्वितीय, जिसको दिल्ली के बाहर या यूं कह राजधानी के बाहर ताजपोशी की गई थी और अंग्रेज पहली बार उसी बादशाह के ताजपोशी में उपस्थित भी हुए थे। अब रही बात आपको कि यहां आप देख रहे हैं कि 1764 जो बक्सर का युद्ध हुआ वहां पर मनरो जीतता है और भारत के तीनों लोग पराजित हो जाते हैं। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। प्रथम इलाहाबाद की संधि आपको भारत के बादशाह से होती है, जिसका नाम शाह आलम द्वितीय। द्वितीय इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ होती है और वैसी स्थिति में 1772 में मराठे उधर से आक्रमण कर देते हैं और फिर लेकर जो है यहां से शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठा देते हैं। 1783 में अंधा कर दिया जाता है। 1803 में अंग्रेजों का अधिकार दिल्ली पर हो जाता है। 1806 में मर जाता है आपको शुजाउद्दौला और अकबर द्वितीय की ताजपोशी अंग्रेज अपने मन से कर देते हैं। अब थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी घटना और पीछे एक बार ले जाएंगे कि इन सभी घटनाएं क्रम में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट आता है, 1813 का कंपनी अधिनियम आता है, 1833 का कंपनी अधिनियम, 1853 का कंपनी अधिनियम, 1854 का उर्स का डिस्पैच आता है। फिर 1858 में 1 नवंबर को महारानी घोषणा करती है। 1861 में इंडियन फर्स्ट काउंसिल एक्ट आता है। 1892 में इंडियन सेकंड काउंसिल एक्ट आता है। 1909 का मार्लेमिंटो सुधार आता है। अभी बहुत सारे घटना हम छोड़ के भाग रहे हैं, चूंकि 1904 में आप जानते होंगे कि विश्वविद्यालय अधिनियम आता है। 1905 में 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन होता है। क्या जरूरी है उस सबको कहना, अगर कहने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी और समय शायद लगता है कि अगर ईस्वी रियल में सुनाने लगे, अगर इनके सिंह की अगर ईस्वी सन की जानकारी होगा तो मजाक नहीं, मैं रियल बता रहा हूं कि 2-4-5 वर्ष लग जाएगा। तो वो खत्म होगा कि नहीं, कंटिन्यूअस 5 वर्ष बोलेंगे तो ईस्वी सन और सभी करेक्ट बोलेंगे, ये मेरी गारंटी है, एक भी गलत नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हूं, चाहे अच्छी जानकारी रखता हूं, बल्कि ये कहूंगा कि कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा, इसको तुम लोग अगर भी विश्वास अपना रखोगे तो सब याद हो जाता है। हाँ, तो मैं बता रहा था, थोड़ी सी बात नहीं बदलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन भी रहे होंगे और शायद बाद में शेयर भी करेंगे इस चीजों को और गर्व करेंगे कि एक साइंस का बड़ा हुआ व्यक्ति जब ईस्वी सन को इतना बढ़िया से जान सकता है। तो हम लोग आर्ट के पढ़े हुए लोग हैं और हम लोग क्यों नहीं जानेंगे। हम लोग तो बहुत ज्यादा ग्रेजुएशन करने के दौरान उल्टी पुल्टी चीजें पढ़े हैं। ना हमारे यहाँ कोई हाइड्रोजन सिंह थे, ना कोई हीलियम महतो थे और ना कोई लिथियम जी थे, ना आपके बेरिलियम थे, ना बोरॉन थे और नहीं आपके कार्बन थे और नहीं नाइट्रोजन थे, नहीं ऑक्सीजन जी थे और नहीं आपके नियॉन फ्लोरीन थे, ना नियॉन थे, ना सोडियम थे, ना मैग्नीशियम थे, ना एल्युमिनियम थे। नहीं हमारे यहाँ सिलिकॉन नाम का व्यक्ति था, ना फॉस्फोरस था, ना सल्फर था, ना एल्युमिनियम था, ना क्लोरीन था, न सल्फर था, ना क्लोरीन था, ना आर्गन था, ना पोटेशियम था, ना कैल्शियम था। ये कोई हमारे यहाँ थे नहीं, सारे नया नाम थे। क्या करे बाबू, लेकिन इसके बावजूद भी पढ़ाई होता है, इन सभी चीजों को पढ़ना पड़ा, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। इंग्लिश तक भी हम लोगों को उतना पता नहीं होता था, फिर भी अंग्रेजी में हम लोग रिकॉर्डेड अंक लाया करते थे। हिंदी वगैरह भी बेहतरीन पढ़ाने वाले शिक्षक का अभाव था, इसके बावजूद भी अच्छे ग्रामर का अध्ययन करके सारी चीजें आज भी याद किए हैं। अब चाहोगे तो क्या नहीं होगा यार, मैथ बनाते हो तो बड़ा अफसोस होता है आपको कि मैथ बनाते कैसे हो। हम लोग तो सही बता रहे हैं, आज भी क्वेश्चन देखकर आंसर कर देते हैं, क्योंकि मैथ बनाने की चीजें नहीं है और बनाने में जितना तुम चाहोगे छोटा होते जाएगा। क्वेश्चन देखो आंसर करो तब जाके होगा, रीजनिंग देखो आंसर करो तब जाके होगा। कंपटीशन निकालना है ना, वैकेंसियां काफी कम है, लोग बहुत ज्यादा बैठते हैं। वैसी स्थिति में तुमको अपने मंथन करना होगा, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना होगा और करोगे तो तेज हो जाओगे। तेज नहीं है तो लोग निकाल कैसे रहे हैं। अगर लोग निकाल रहे हैं तो निश्चित रूप से ब्रिलियंसी लोगों के पास है। तो फिर एक बार चलते हैं उसी ईस्वी सन के पास। आपको तो पता होगा कि आपको 1861 के इंडियन फर्स्ट काउंसिल एक्ट आया, उसके बाद 1892 का इंडियन सेकंड काउंसिल एक्ट आया, 1909 के मार्लेमिंटो सुधार आया, 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आया और फिर 1927 में साइमन आयोग का गठन हुआ, 1932 में पुनः समझौता हुआ, 1934 में व्हाइट पेपर जारी किया गया, 1935 के अधिनियम आया, आपको पता होगा, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, 1943 में बांटो और छोड़ो जिन्ना ने घोषणा किया, 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन आया, 1947 में माउंटबेटन योजना आया, 3 जून 1947 को विभाजन की तिथि घोषणा की गई और फिर आपको 4 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को जो है ये पास हो गया, 14 अगस्त को विभाजन हुआ, 15 अगस्त को हम आजाद हो गए
और इस प्रकार 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद हमारे संविधान जो है तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिए और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान हमने लागू कर दिया। लेकिन इतना ही अगर जानेंगे तो बहुत नहीं जान पाएंगे। उसके बाद की घटना में अगर देखें तो 15 मार्च 1950 को जो है हम लोग योजना आयोग का गठन किया। 1951 से 56 में पहली पंचवर्षीय योजना जिसमें कृषि के विकास को हमने महत्व दिया था। 56 से लेकर और 61 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को महत्व दिया गया था। 61 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना इसमें एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से लेकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की भी बात कही गई थी। और 66 से 67 एक वर्षीय योजना, 67 से 68 एक वर्षीय योजना, 68 से 69 एक वर्षीय योजना, 69 से 74 तक आपके चतुर्थ 5 ईयर प्लान। 18 मई 1974 को पहली बार पोखरण में महात्मा बुद्ध मुस्कुराए थे, परमाणु विस्फोट हम लोग किया था। 1975 में विश्व स्तरीय कार्यक्रम श्रीमती इंदिरा गांधी ने लागू किया था। आपको पता होगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन किया गया जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। 1978 में 43वां 44वां संविधान संशोधन किया गया। और ये भी पता होगा आपको कि 1980 में जो है आपको श्रीमती इंदिरा गांधी पुनः सत्ता में आ गई थी और 80 से लेकर आपके 84 तक सत्ता में रहे। तत्पश्चात 31 अक्टूबर 1984 को वो नहीं रही, सतवंत सिंह बेन सिंह जैसे लोगों ने उनके नृशंस हत्या कर दी। तत्पश्चात 3 नवंबर 1984 को